तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन, और यहां पर लिखा था लॉग बेस 10, यहां पर लिखा था आक्सीकरण और इधर लिखा हुआ था अपचयन। ठीक है, इतनी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। तो ये क्या था, ये नस समीकरण था। नस समीकरण में हमने ईएमएफ ऑफ द सेल यानी कि सेल का ईएमएफ और ये मानक ईएमएफ जो था वो हमने यहाँ पर प्रयोग कर लिया था। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम इन पे दो चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि पीएच मान की बात करें, क्वेश्चन के अंदर अगर पीएच से लेना देना कुछ हो तो उसको कैसे हल करेंगे। और दूसरा यहाँ पर हम सीखेंगे साम व्यवस्था यानी कि के साम्य, के इक्विलिब्रियम, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, आज जो बात होगी वो बात होगी साम्य, आज जो बात होगी सबसे पहले वो होगी पीएच पर। तो पीएच पर कैसे इसको डिस्कस किया जाएगा उसको देख लो आप। देखिए पीएच के लिए क्या चाहिए, पीएच के लिए बेसिकली हमें क्या चाहिए, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रोड चाहिए या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चाहिए। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर बात करते हैं तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने कहा ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, दोनों ही कंडीशन होती है, मतलब ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है। तो मान लेता हूं यहां पर मैंने एक ले लिया है जो अपचयन कर रहा है, मान लेता हूं 2H++ इलेक्ट्रॉन, देन यहां पर मैंने ले लिया आपके सामने S2। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे पास में ये बेसिकली अपचयन कर रहा है यानी कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। ठीक है, अब अगर ये अपचयन कर रहा है तो इसके लिए अगर मैं ई सेल लिखूंगा तो ई सेल कैसे लिखूंगा, मतलब नस समीकरण को लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, तो लिखूंगा EH+ से H2 इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा E0H+ से H2, ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2। अच्छा एक बात तो ये कंफर्म है कि अगर जो हम इसको डिस्कस करेंगे तो ये कैसा होगा, एक्वस होगा यानी कैसा होगा, जली होगा, और ये कैसा होगा, प्रेशर में होगा यानी कि इसका एक प्रेशर होगा। और जब हम पीएच की बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो गैस यहाँ पर ली जाती है, जो हाइड्रोजन गैस होती है उसका जो प्रेशर है वो 1 atm मानते हैं, यानी कि जहां पर भी पीएच निकालते हैं तो उस कंडीशन पर जो H2 गैस है उसका प्रेशर हम कितना मानते हैं, 1 atm मानते हैं। ठीक है, तो 1 atm यहाँ पर हमने इसको रख लिया। फिलहाल फॉर्मूला क्या होगा, log बेस 10 होगा, तो यहाँ क्या होगा P ऑफ S2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर H+ का होल स्क्वायर, यही तो होगा, मतलब उत्पाद बटे अभिकारक। ये तो कंडीशन आती है कि उत्पाद बटा अभिकारक कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा S2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा H+ आयन का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रही बात। चलो आगे देखते हैं। अब मान की बात रखते हैं, यहाँ पर मान क्या होगा, तो मैंने अभी आपको बताया क्या मान होगा, इसका कितना रख दोगे आप, 1 atm रख दोगे। ठीक है, और हमें पीएच निकालना है तो H+ आयन कंसंट्रेशन लेना पड़ेगा। दूसरी बात है, ये बात मैंने आपको बता रखी है, इसका कितना होगा, विभव कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर आपके सामने क्या निकल के आ रहा है उसको देखते हैं। यहां निकल के आएगा EH+ से H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है, माइनस चाहो तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ पर, तो एक स्टेप हमारा बच जाएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, तो यहाँ हो गया माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। ये 1 हो गया, यहाँ हो गया log बेस 10, इसको ऊपर लेके आ जाओगे तो इसको ऊपर लेके आओगे तो यहाँ कितना होगा, -2। ये बात समझ में आ गई, कितना हो गया, -2। कोई डाउट यहाँ तक, यहाँ से ऊपर लेके जाओ, या चाहो तो इसको प्लस कर लो, कोई डाउट नहीं है, प्लस कर लोगे तो यहाँ पर ये जो माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अब जब इसका लॉक खोलोगे तो ये आगे चला जाएगा, अरे जाएगा नहीं जाएगा, जब इसका लॉक खोलोगे तो ये आगे चला जाएगा, और आगे जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, भाई आगे जाएगा, घात आगे जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो EH+ से H2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर ले लो 0.0591 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर डिवाइड बाई तो बचेगा ही नहीं, यहाँ पर डिवाइड बाई तो बचेगा नहीं, क्लियर है, तो ये हो जाएगा 0.0591। ठीक है, 0.0591, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा log बेस 10 H+। अब हमें पीएच रखना है बच्चों, हमें क्या रखना है, पीएच रखना है, क्लियर है। तो पीएच बराबर कितना होता है, माइनस log H+ आयन होता है, तो माइनस log H+ आयन, यानी कि इसको यहाँ पर रख सकते हैं तो माइनस पीएच आ जाएगा यहाँ पर, तो वो तो कोई इससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यहाँ पर हो गया EH+ से H2
इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू पी एच। ये देख लो गौर से क्या हुआ यहाँ पर, ये प्लस हो गया और पी एच इक्वल टू कितना होता है, माइनस होता है, होता है कि नहीं होता है, माइनस होता है। तो माइनस होता है तो माइनस लॉग एच प्लस एन हो गया, और माइनस लॉग एच प्लस एन हो गया तो इस कंडीशन पे अपन यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एच प्लस एन एच टू इक्वल टू माइनस 0.05 है। अब चाहो माइनस को प्लस करना चाहो तो आप प्लस कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप प्लस करना चाहो तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, एच टू से एच प्लस एन लिखना पड़ेगा, ये तो लिखना पड़ेगा, एच टू से एच प्लस एन लिखना पड़ेगा। क्लियर हो गया, ये बात हो गई। इक्वल टू कितना हो गया, 0.0591 मल्टीप्लाई बाई पी एच। तो कहीं पर अगर पीएच कैलकुलेट करना होगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ई एच टू से एच प्लस एन डिवाइड बाई कितना होगा, 0.0591। बोलो बच्चों कोई डाउट यहाँ तक, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, ये हमारे सामने एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया। तो रिलेशन हो गया यहाँ पर, पीएच का रिलेशन हो गया, यहाँ ई नॉट एच टू से एच प्लस एन का हो गया डिवाइड बाई 0.0591। बताओ किसी को कोई डाउट है यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, वो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लोगे क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये तो कंफर्म है कि ये जीरो हो नहीं सकता, ये वैल्यूज हमारे पास में फिक्स हो गई, हमें यहाँ से पीएच निकालना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। कैसे दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो हमें पीएच गिवन होगा या फिर हमें ये गिवन होगा, मतलब या तो ये गिवन होगा तो ये निकालना होगा, और अगर ये गिवन होगा तो ये निकालना होगा। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। तो चलो एक एग्जांपल यहाँ पर कर लेते हैं, फिर आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट हमारे पास में यही बना लेता हूँ S2 से 2H प्लस आयन, ये हमारे पास में एक सेल है, क्लियर है, और यहाँ पर हमें E नॉट दे रखा है S2 से H प्लस आयन, और E नॉट S2 से H प्लस आयन जो दे रखा है वो दे रखा है 0.591। सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूँ, ये दे रखा है, सॉरी ई नॉट तो नहीं बोलूंगा मैं, ई नॉट तो नहीं, ई बोलूंगा, ई नॉट तो जीरो होगा ना, हाँ तो ई बोलूंगा। तो ई इक्वल टू कितना हो गया, 0.591 वोल्ट हो गया, और पूछा गया कैलकुलेट 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 पीएच। क्लियर है, ये हमसे पूछा गया, ये बात समझ में आ गई है, कर लोगे क्वेश्चंस को। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर देखो फॉर्मूला वही है जो बगल में फॉर्मूला रखा हुआ है, पीएच निकालना है, पीएच इज इक्वल टू कितना हो जाए, एच प्लस आयन ही पूछ सकता है आपसे, एच प्लस आयन ही पूछ सकता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.591 डिवाइड बाई कितना हो गया 0.0591। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा, तो ये 10 हमारे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, कोई परेशानी नहीं है, पक्का, चलो ठीक है, नोट करो फिर क्वेश्चन कराता हूँ। यदि हाइड्रोजन अर्ध सेल का अपचयन विभव ऋणात्मक हो तो ऋणात्मक की बात चल रही है, तो कब होगा ऋणात्मक, हाइड्रोजन अर्ध सेल का अपचयन विभव ऋणात्मक हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ऋणात्मक होने के लिए, सोच के देखो। तो फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, अपचयन विभव की बात चल रही है, तो अपचयन विभव कितना होगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आया ना, कितना हो जाएगा यहाँ पर H2, यही तो होगा। तो यहाँ पर EH प्लस से H2 हो गया, ये तो जीरो होगा, 0.0591 डिवाइड बाई 2, चाहो तो 2 लिख लो, नहीं तो उसको उड़ा देते हैं, यहाँ चलो 2 ही लिख लेते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा log बेस 10। अब अपचयन है तो प्रेशर ऑफ H2 ऊपर रखना पड़ेगा, और डिवाइड बाई कितना करना पड़ेगा बेटा, H प्लस का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये ऋणात्मक चाहिए, इसका मतलब ये धनात्मक चाहिए, भाई ये ऋणात्मक आगे लगा हुआ है ऑलरेडी, समझ में आ रहा है, और ये धनात्मक चाहिए। अब ये धनात्मक चाहिए तो प्रेशर ऑफ H2 कितना हो रहा है, प्रेशर ऑफ H2 बड़ा होना चाहिए और H प्लस आयन छोटा होना चाहिए। तो प्रेशर ऑफ H2 बड़ा होना चाहिए और H प्लस आयन छोटा होना चाहिए। पहले वाले मान अगर रखोगे, पहले वाले ऑप्शन में देखोगे तो यहाँ कितना होगा 1 डिवाइड बाई 1, 1 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर, तो ये तो भाई जीरो हो गया, ये होगा नहीं। सेकेंड ऑप्शन देख लो, यहाँ कितना होगा 2 डिवाइड बाई 1 का होल स्क्वायर, हो गया, ये कितना हो जाएगा 2, मैंने कहा ना पॉजिटिव होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ये होगा। दूसरे वाले में देखो 2 डिवाइड बाई 2, ये क्या होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया, समझ में आ रही बात, ठीक है, बहुत बढ़िया। और देखते हैं, और देखते हैं,
चलो सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। H2 1 ATM है, PT है, H प्लस से H प्लस है 1M H2, H2 से H प्लस हो गया और H प्लस से H2 हो गया। इस सेल का EMF 0.591 वोल्ट हो तो एनोड विभाग के विलयन का पीएच है। क्या दिया था ना क्वेश्चन, वही तो मैं कहना चाह रहा हूं भाई। क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर देखो H2 से क्या लिखा हुआ है, H प्लस आयन लिखा हुआ है, और H प्लस आयन से क्या लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है। H2 से H प्लस आयन, ये मतलब ये H प्लस आयन है, और यहां पर H प्लस आयन से H2 यानी कि ये भी 1 है और ये भी 1 है। अरे है कि नहीं है? अब जब सेल बनाओगे तो सेल समझ में आ गया कैसे बनाओगे, यानी ई सेल निकालना होगा। ई सेल की वैल्यू दे रखी है, सॉरी ई सेल निकालना, मतलब ई सेल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में गिवन है 0.591। यहां पर क्या होगा, ये 0 हो गया ना 0। अच्छा इसको अगर बनाओगे तो H2 से क्या बनाओगे, यहाँ पर 2H प्लस, और यहाँ क्या होगा 2H प्लस से H2। बोलो क्लियर हुआ? अब हो क्या रहा है, इसका H प्लस आयन निकालना है, ऐसे समझो ये निकालना है। अरे निकालना है भाई। यहां पर इसको एक काम कर सकते हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी ले सकते हो, जैसे कि मैं यहां लिख दे रहा हूं H2 से 2H प्लस एरो, यहां कितना होगा 2H प्लस से H2। अब इस H प्लस को निकालना है, ये H2 कितना हो गया बच्चों 1, ये H प्लस आयन कितना है 1, और ये H2 कितना है 1, तो घूम फिर के उतना ही तो बचा हुआ है, और तो कुछ बचा नहीं है। तो इसका मतलब माइनस 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो गया 2, यहाँ कितना हो जाएगा लॉग H प्लस आयन, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों H प्लस आयन का। अरे हुआ कि नहीं हुआ, ये 2 आगे आ जाएगा। और यहां पर क्या दे रखा है, सेल दे रखा है, यहां कितनी वैल्यू है 0.591 वैल्यू दे रखी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इज इक्वल टू ये 2 से 2 कट जाएगा, ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया, तो यहां कितना होगा 0.0591 मल्टीप्लाई बाई पीएच हो गया बच्चों। तो पीएच इज इक्वल टू कितना होगा 0.591 डिवाइड बाई 0.0591। क्लियर है? नीचे आ गया। माइनस लॉग H प्लस आयन पीएच होगा ना, माइनस लॉग H प्लस आयन कितना होगा पीएच, ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, यानी क्या होगा ये कट गया, ये कितना आ गया 10, तो पीएच इज इक्वल टू 10। आंसर कौन सा आ गया 10। अरे क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले ये बता दो, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है चलो और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन अपना नोट कर लेना, आप बाद में नोट कर लेना क्वेश्चन, पहले बार बार कह रहा हूं नहीं नोट करोगे नुकसान हो जाएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। pH इक्वल टू 0 से pH इज इक्वल टू 7 कर दी जाए, तो pH 0 से pH 7 कर दी जाए तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अपचयन विभव में बदलाव होगा, इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इंक्रीज 0.41 होगा, डिक्रीज बाई 0.41 होगा। सोच के देखो कैसे करेंगे, पहले pH 0 है और फिर pH 7 कर दी गई है, तो दो केस ले लें, समझ में आ गया, दो केस ले लें, ठीक है। और अपचयन विभव की बात चल रही है, अगर हम अपचयन विभव के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये सोच लो पहले, H प्लस आयन से H2 इज इक्वल टू माइनस 0.0591, ठीक है, इंटू pH, या चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2, या अपचयन विभव चल रहा है log बेस 10, यहाँ होगा 1 अपॉन H प्लस आयन का होल स्क्वायर, क्योंकि हम हाइड्रोजन की बात ही नहीं कर रहे, यानी प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को 1 ले रहे हैं जब pH की बात चल रही है। ये हमने एक कॉमन से ही बात कर ली, ठीक है। अब कॉमन सी बात कर ली तो कॉमन फॉर्मूला लगा लिया, तो pH इज इक्वल टू अगर 0 होता है तो H प्लस आयन कितना होता है 10 टू पावर, pH इक्वल टू 0 होता है तो 0 होने के लिए क्या कंडीशन होती है, pH इक्वल टू 0 होगा तो H प्लस आयन कितना होगा 10 टू पावर माइनस pH, और 10 टू पावर माइनस pH इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस pH की वैल्यू 0, तो 10 टू पावर माइनस 0 यानी कि वैल्यू 1, H प्लस आयन 1 आ गया। तो H प्लस आयन 1 आ गया, तो यहां पर इस कंडीशंस में E H प्लस आयन से H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
यहाँ पर 1 आ गया तो इसका मतलब ये log 1 की वैल्यू 0, इसका मतलब ये हो गया 0। ये समझ गए? यहां तक समझ में आ गया? यानी कि ई एच प्लस से एच टू की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हैं इसको। अब क्या कह रहे हैं? अब हम कह रहे हैं पीएच इज इक्वल टू 7। तो पीएच इज इक्वल टू 7 की बात कर रहे हैं। अब पीएच इज इक्वल टू 7 है तो इसका मतलब यहां पर H प्लस आयन कितना हो जाएगा? pH इक्वल टू 7 है तो H प्लस आयन 10 टू पावर माइनस 7 होगा बच्चों। ये समझ में आ गया? और 10 टू पावर माइनस 7 होगा तो अब उस फॉर्मूले में ऊपर से फिर से लगा दो तो यहाँ कितना होगा? EH प्लस से H2 इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा। फॉर्मूले को उठा के लगा दिया हमने यहाँ पे। यहाँ कितना हो गया? लॉग बेस 10 1 अपॉन कितना हो जाएगा? 10 टू पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो 2 तो ऊपर गया, ये ऊपर गया माइनस, समझ गए? फिर ये आगे गया, 2 से 2 कट गया तो फाइनल क्या बचेगा? यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं आई समझ में? ये ऊपर गया 0.0591 डिवाइड बाई 2 यहां कर दिया, ये यहां पर कर दिया लॉग बेस 10 टू पावर माइनस 7 का माइनस 2, ये आ गया तो ये माइनस माइनस खत्म कर देगा, ये 2 खत्म कर देगा। तो 10 टू पावर माइनस 7 है, क्लियर है? और 10 टू पावर माइनस 7 है तो ये आगे जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, किसमें करेगा? 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 7, है ना? और कैसा? माइनस माइनस में है ये, तो कितना हो गया? 0.41 हो जाएगा। 0.41 माइनस है तो इसका कितना था? 0, और इसका कितना है? माइनस 0.41। इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है। आया समझ में क्वेश्चन? क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। ये लो, ये है अच्छा क्वेश्चन, इसको सब लोग ट्राई करें। हाँ भाई, हो गया अटेम्प्ट? क्या आंसर आया? थर्ड क्वेश्चन देखिए, 298 केल्विन पर शुद्ध जल में H2 इलेक्ट्रोड का विभव, शुद्ध जल में H2 इलेक्ट्रोड का विभव शून्य करने के लिए आवश्यक H2 दाब कितना है? इलेक्ट्रोड विभव शून्य मतलब ये क्या हो गया? EMF, है ना? यानी कि ई सेल जो है वो बेसिकली कितना है? 0.01। ई नॉट तो 0 होता ही है, ये तो हमको ही पता है कि ई नॉट 0 होता है। क्लियर है? तो अब कहीं पर भी इलेक्ट्रोड विभव की बात चल रही है तो मैंने हमेशा कहा है कि उसको अपचयन विभव सोचना है, रिडक्शन पोटेंशियल सोचना है। और रिडक्शन पोटेंशियल सोचना है तो, या चलो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे भी सोच सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, वैल्यूज तो वहीं पर आ जाएगी। मान लेता हूं चलो 2H प्लस आयन है, H2 से 2H प्लस आयन है। क्लियर? तो यहां पर अगर बात करें तो यहां पर क्या लिखेंगे अपन? EH2 से H प्लस आयन इक्वल टू, ये तो 0 ही होना है, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10, यहां कितना होगा? H प्लस आयन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2। अब प्रेशर ऑफ H2 हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, ठीक है? तो यहां पर आपके पास में क्या है? देखो यहां पर है आपके पास H प्लस और यहां पर H2। तो एक बात बताओ, KW इक्वल टू कितना होता है? 10 टू पावर माइनस 14, और वो किसके इक्वल होता है? H प्लस आयन इंटू OH माइनस आयन, ये होता है। क्लियर है? तो H प्लस आयन कितना हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा H प्लस आयन इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 7। समझ गए? यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलो अब यहां पर क्या करें, इसमें वैल्यू रख दें, कितनी रख दें? 10 टू पावर माइनस 7 की। उधर देखो 0 है कि नहीं है? तो 0 इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 हो गया। यहां कितना हो जाएगा? लॉग बेस 10 टू पावर माइनस 7 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2। अब सॉल्व करना है अपने को, अपने क्या निकालना है? प्रेशर ऑफ H2 निकालना है। ये किधर हो गया? इधर हो गया। क्लियर हो गया?
यहाँ पर 0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको उल्टा करना चाहो तो इसको उल्टा कर लो, इसको इधर ले जाओ, ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा आपके पास में, उसको देख लेते हैं। फाइनल क्या बचेगा भाई, बता दो जल्दी जल्दी बताओ यार, क्या बचेगा फाइनल। फाइनल बचेगा यहाँ पर log बेस 10, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा, 10 टू पावर माइनस 14, यही तो बचेगा, 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ द H2। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, यही तो बचेगा। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे, यहाँ पर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। और फाइनली हमें क्या निकालना है, दिस माइनस दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ कितना निकालोगे, ये कितना हो जाएगा, कहाँ गया, किधर गया यार, हाँ ये है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अपने को निकालना है क्या है, प्रेशर ऑफ H2 निकालना है। हाँ तो प्रेशर ऑफ H2 निकालने में अब क्या दिक्कत हो गई, log बेस 10, क्या चक्कर है यार, क्या कैलकुलेशन गड़बड़ कहाँ कर रहा हूं मैं, सही है। हाँ यहाँ कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना होगा, log 1 हो जाएगा। इसको मैं ऐसे ही कर लेता हूं, ये 1 हो गया ना, अरे 1 हो गया तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, log 1। तो 10 टू पावर माइनस 14 दिस, तो यहाँ पर डायरेक्टली करो, क्यों मैं फालतू में इधर तो घूम रहा हूं। तो यहाँ पर अपना आ जाएगा प्रेशर ऑफ द H2 इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस 14। बोलो समझ में आया कि नहीं है, नहीं है, क्लियर हो गया सभी को। भाई क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में पूछा गया था कि 0 करना है अपने को, तो 0 कर लिया, देन यहाँ वैल्यू रख ली, H प्लस साइन की वैल्यू रख दी। कहां से समझ में आ गया, शुद्ध वाटर, शुद्ध जल जो है वहां से क्लियर हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर इज 3rd। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी है, प्रेशर की कंडीशन डिस्कस कर दी। ओके चलो, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है, प्रेशर पीएच की बात समझ में आ गई है कि पीएच में कैसे करें। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। स्पेस रख लेना अपना भाई, ठीक है, स्पेस रख लेना, जितने क्वेश्चंस को मैंने किया है उस क्वेश्चन को नोट आउट। हाँ अपना नोट कर लेना, उसको कहीं भी नोट कर लो। अब डालते हैं नेक्स्ट इज साम्यस्थिरांक। अगला कॉन्सेप्ट है साम्यस्थिरांक, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर आपके पास में आ रहा है या इक्विलिब्रियम की बात चल रही है, तो सिचुएशन कुछ इस टाइप की होती है, उस सिचुएशन को समझ लें। जैसे मान लेते हैं ए एंड B2 प्लस है, और यहां पर आपके पास में A2 प्लस है, और यहां पर आपके पास में B है। ये हमारे पास में एक सेल रिएक्शन, क्लियर है। अगर कोई सिस्टम, कोई सेल अगर इक्विलिब्रियम पर है, अगर कोई सेल इक्विलिब्रियम पर है, तो इक्विलिब्रियम पर कंडीशन क्या होती है, डेल्टा जी जो होता है गिब्स मुक्त ऊष्मा, उसके मान कितना होता है, 0 होता है। क्लियर हो गया, गिब्स मुक्त ऊष्मा कितनी होती है, 0 होती है। और गिब्स मुक्त ऊष्मा अगर 0 होती है तो डेल्टा जी बराबर क्या होता है, माइनस एन एफ ई सेल। तो माइनस एन एफ ई सेल भी कितना होगा, 0। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि ई सेल का मान कितना होगा, ये आपसे बोलेगा नहीं, आपको समझना होगा खुद ही। भाई इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ रहा है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया दोनों पक्षों में, जितना इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है उतना उधर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो उस कंडीशंस में ई सेल 0 हो गया। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ई सेल 0 हो गया, ई नॉट सेल 0 थोड़ी होगा, क्योंकि डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता है, डेल्टा जी जो होता है वो 0 होता है। अब समीकरण तो हमारा वही है जिस समीकरण पे हम लोग बात कर रहे थे, तो समीकरण वही है। तो अब यहां पर समीकरण में क्या होगा, अगर हम रखते हैं न समीकरण, ई सेल इज इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10। यहां पर क्या लिखते हैं, के लिखते हैं, क्यू लिखते हैं। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, इस जगह पर मुझे क्या लिखना है, के इक्विलिब्रियम लिखना है।
तो इक्विलिब्रियम लिखना होगा तो ई सेल कैसा हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। तो अब जीरो हो गया तो जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। कोई डाउट यहां तक? तो बन गया ना फॉर्मूला अपने पास में, बढ़िया वाला। क्या बना, ई नॉट सेल, यानी ई नॉट सेल को इधर ले जाओ, ये माइनस में हो गया, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन, यहां हो जाएगा लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं है भाई, कुछ ना कुछ आपको निकालना होगा, कुछ ना कुछ आपको दिया होगा, लेकिन जो कुछ निकालना होगा, जो कुछ दिया होगा, वो इसी फॉर्मूले से ही रिलेट करेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहां तक? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा हूं मैंने केवल एक बात बोली कि अगर कहीं पर टर्म लिखा हो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, साम्यस्थिरांक लिखा हुआ है, तो उस कंडीशन पर आपको अपने आप ही ई सेल क्या करना है, जीरो करना है। क्यों करना है जीरो ई सेल? क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू कितना होता है, जीरो होता है, यानी गिब्स मुक्त ऊष्मा कितनी होती है, 16। कोई डाउट यहां तक है? समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर। तो मान लेते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन, देख लो। जैसे कि मान लेते हैं यहां पर Zn है, यहां पर हमने Cu2 प्लस लिया, यहां पर ले लिया Zn2 प्लस, और यहां पर ले लिया मैंने Cu, ये ले लिया। क्लियर? ये बात समझ में आ गई है? अब मैंने इस कंडीशंस पर ई नॉट सेल यहां पर ले लिया है, ये हो गया 1.10 वोल्ट, ये हो गया हमारा 1.10 वोल्ट। क्लियर है? पूछा गया बताओ के इक्विलिब्रियम क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्यस्थिरांक जो होगा वो क्या होगा। कर लेंगे? पक्का हो जाएगा ना? ट्राई करें? चलो देखते हैं। फॉर्मूला क्या है वही देख लो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यही है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? क्लियर? तो ई नॉट सेल हमको दिया ही हुआ है, तो फॉर्मूला लगा लो यहां पर, सीधा सीधा फॉर्मूला, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम। आ रही बात समझ? क्लियर हुआ? और लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? 1.10 हो गया। सॉरी ई नॉट सेल, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है ना, हाँ वही तो लिखा, इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो गया, 2, यहाँ कितना हो गया, लॉग बेस 10 के। अब कर लोगे? अब तो कैलकुलेशन बाकी है आपको, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, यहाँ इसको ले जाओ, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 1.10 डिवाइड बाई कितना होगा 0.0591 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लॉग बेस 10 के। कोई डाउट यहां तक? कहानी समझ गए आगे की? तो लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम हमारे पास में, और के इक्विलिब्रियम अगर करोगे तो क्या हो जाएगा, पावर में चला जाएगा, यानी कि के इक्विलिब्रियम अगर हम करेंगे तो 10 टू पावर चला जाएगा 2 इंटू 1.10 डिवाइड बाई 0.0591। ऑप्शन को चेक कर लेना, जो भी ऑप्शन वहां पर हो उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो नहीं हो पाएगा, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, उसके ऊपर पावर में जाएगा। कहां पे? क्यों माइनस कहां है? यहाँ कहां माइनस में है? अरे तो एंटी लॉग में हमेशा माइनस थोड़ी होता है, वो तो पीएच वगैरह में होता है। क्लियर हो गया भाई? अरे समझ में आ गया सभी लोगों को? क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बाद में लेना। चलो देखो, आपके पास में एक रिएक्शन दे रखी है जिसका ई नॉट की वैल्यू 0.46 दे रखा है और के इक्विलिब्रियम पूछा गया है। सिंपल है ना? क्या करना होगा, सीधा फॉर्मूला लगा लूं, 0.46 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई कितने का चेंज है 2,
और यहाँ हो जाएगा log base 10 k इक्विलिब्रियम। हो गया ना? तो 2 का मल्टीप्लाई वहां कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो log base 10 k इक्विलिब्रियम कितना हो गया? कितना हो जाएगा? यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये कितना होगा? 0.46 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 0.05। इसी को सॉल्व किया होगा आप लोगों ने, और कितना सॉल्व करने पे आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, 15 आ रहा है तो 10 टू पावर 15 आंसर होगा हमारा। तो 10 टू पावर 15 कोई आंसर दिख रहा है? नहीं दिख, बस दिख रहा है। तो 4 इंटू 10 टू पावर 15 नहीं है, आगे का नहीं आ रहा है। कंफर्म है ये आंसर है? 2 पॉइंट, हाँ इसका 2.4 आ रहा है, तो सेकेंड ऑप्शन तो 2.4 इंटू 10 टू पावर 10 है। बता इसका आंसर एक्चुअली में कितना आ रहा है ये बता दो। इसका 15 आ रहा है, 15 आ रहा है ना, तो 10 टू पावर 15 आंसर आ जाएगा फिर तो। या तो फिर यहाँ पर कुछ वैल्यू का लफड़ा कर दिया अपन ने, तुम लोगों ने शॉर्टकट मार दिया है क्या? हाँ हाँ, 15.33 आ रहा है। हाँ तो फिर लगभग जा रहा है फिर वो। तो वैल्यू तो बढ़ेगी ना आगे। 4 इंटू 3 लॉग 3 कर रहे हो, हाँ तो 2.4 के लगभग लॉग 2। हाँ मतलब कुछ तो लमसम वैल्यू है, तो इसका मतलब ये तो गलत है। मतलब इसका मतलब ये है कि आंसर वही है, फिर आंसर वही है। हाँ मतलब कुछ अप्रोक्स में चला गया, ये अप्रोक्स में चला गया है ना, लगभग वही है, क्योंकि और कोई मैच ही नहीं कर रहा उसके अगल बगल। 15.56 आ रहा है, देखा, यही तो मैं कह रहा था, ये आ रहा है आंसर हम लोग ना। तो अब तो ठीक है ना वो, तो तुम 15 में क्यों अटके थे? अच्छा ऑप्शन देख के गलती कर दिया उसको, बहुत बढ़िया, महान है आप। चले आगे पूछ। हाँ हाँ ठीक है, आंसर सही है भाई आपका। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो 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 फटाफट फटाफट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तो मैंने अभी करवाया था। हाँ 37, बहुत होशियार हो गए तुम लोग तो। हाँ अभी थोड़ी देर पहले किया था। अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया, कर लोगे ना, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। अभी क्वेश्चन वही था, ये क्या हो जाएगा? 1.10 इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2, यह हो जाएगा log बेस 10 के इक्विलिब्रियम, यही तो होगा। क्लियर? तो यहां पर आ जाएगा log बेस 10 के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू 10 टू पावर 37। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। के इक्विलिब्रियम के साम की वैल्यू 10 टू पावर 12 है, के साम की वैल्यू 10 टू पावर 12 है। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर वैल्यू वही फॉर्मूला लगाना है ना, ई सेल इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई यहाँ कितना है 2, यही तो है log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। कितना सिंपल है यार, ई नॉट सेल। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर ई नॉट सेल हमको निकालना है, तो 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 इंटू log 10 टू पावर 12, 12 आगे आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 3 के लगभग जा रहा होगा आंसर। हाँ फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं यार इसमें, पहले ही पता था। हाँ पेपर में हार्ड होते हैं और यहाँ सिंपल होते हैं, ये नया लॉजिक था। हाँ पेपर में स्पेशल क्वेश्चन बनाता हूँ, अलग से घर पे बनाता हूँ, फिर मैं देता हूँ। नेक्स्ट, हो गया सॉल्व? सिंपल है, एक सेल के लिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन सम्मिलित है, बेटा एक इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू 1,
298 पे ई नॉट सेल की वैल्यू 0.24 है। सेल अभिक्रिया के लिए साम स्थिरांक के इक्विवेलेंट निकालना है। ये तो है के इक्विवेलेंट निकालना है। फॉर्मूला वही है। कौन सा फॉर्मूला? ई सेल ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 1 log बेस 10 के इक्विलिब्रियम। आ गया समझ में? क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां तक? तो यहां पर सॉल्व कर लेंगे। कितना है वैल्यू? 0.24 इज इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 1 इंटू लॉग के इक्विलिब्रियम। तो हमें क्या चाहिए? वही चाहिए। इसको सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है बच्चों? लॉग बेस 10 के इक्विलिब्रियम 0.24 डिवाइड बाई 0.0591 4.06 मतलब लगभग 4 आ रहा है। तो 10 टू पावर 4 के लगभग का आंसर कोई है? नहीं है। और आगे कुछ है क्या? तो 4.06 तो बहुत 0.0599 तक लेना है। देखो यहां तक 9 तक लेना है। एक बार चेक करो, एक बार चेक करो, चेक करो, चेक करो। अब बताओ कितना आ रहा है? अब कितना आ रहा है? क्या? 0.24 डिवाइड बाई 0.059 4.067 तो लगभग 10 टू पावर 4 आ रहा है। और तो कोई ऑप्शन में नहीं है, या तो फिर ऑप्शंस में कहीं दिक्कत हो रही है। तो फिर थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, या तो मिसप्रिंट हो गया होगा कहीं ऑप्शन, ये ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया होगा। मैं समझ में, ये मतलब समझ में आ गया। क्लियर है? तो ये 4.06 क्वेश्चंस बनेगा। चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों ने यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में सीख लिया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। चलो बच्चों, अब एक नई चीज सीखेंगे। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट हम बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो है सांद्रता सेल। देखिए सांद्रता सेल क्या होता है? सांद्रता सेल एक उसी प्रकार के सेल है जिस प्रकार के हमने अभी इससे पहले सेल के बारे में बात की थी, उसी प्रकार के सेल है। लेकिन उसमें और उसमें क्या अंतर है? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि दो अलग अलग सेल ले रहे थे। जैसे एक तरफ जिंक ले लिया और एक तरफ हमने कॉपर ले लिया, और दोनों के अलग अलग विभव की बात कर रहे थे, और उससे पूरे सेल का ईएमएफ याद कर रहे थे। लेकिन अब कुछ स्थिति मैंने कैसे बनाई है उसको देख ले कि हमने एक क्या किया, एक कंटेनर लिया, एक और पात्र लिया। अब इस पात्र में यहां पर भी मैंने एक इलेक्ट्रोड डाला और यहां भी इलेक्ट्रोड डाला, और जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो सेम है। सुनिएगा मेरी बात को गौर से कि यहां पर जो इलेक्ट्रोड है मान लेता हूं वो ए है, और यहां पर जो इलेक्ट्रोड है वो भी ए है, समान इलेक्ट्रोड है, पहली चीज। और इनके बारे में अगर हम बात करें तो यहां जो विलियन लिया है, मान लेता है यहां पर मैंने A2 प्लस कोई विलियन लिया है, A2SO4 ले रखा है, कुछ भी ले रखा है, और यहां पर भी जो विलियन लिया है वो भी सेम, वो भी सेम। क्लियर हो रहा है? दोनों सेम, यानी यहां पर जो विलियन है इलेक्ट्रोड सेम है, यहां जो विलियन है वो इलेक्ट्रोड सेम, मतलब दोनों सेम। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, कोई डाउट यहां तक? लेकिन दोनों का जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो अलग है। अब तुम कहोगे सर सब कुछ सेम हो गया तो फिर क्या मतलब है? तो कुछ होना ही नहीं है। दोनों का कंसंट्रेशन कैसा है? अलग अलग। यानी यहां पर जो हमने A2SO4 या ACl जो भी लिया होगा, विद्युत अपघट लिया होगा, उसका कंसंट्रेशन C1 है, इसका कंसंट्रेशन C2 है। इस प्रकार की अगर कोई परिस्थिति हम तैयार करते हैं और इस प्रकार का अगर कोई सेल तैयार करते हैं तो उस सेल को हम लोग सांद्रता सेल कहते हैं। यानी सांद्रता सेल में क्या होगा? इलेक्ट्रोड सेम होंगे,
जिधर इसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा उसी का इधर अपचयन हो रहा होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहां पर जो विलयन पड़ा होगा उसकी सांद्रता अलग अलग होगी। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सांद्रता सेल। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब पॉइंट ये उठता है कि दोनों सांद्रता सेल हमें समझ में आ गया, लेकिन एक बड़ी दिमाग की बात यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका अगर मैं कहता हूं ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका मैं कह रहा हूं अपचयन हो रहा है, तो हमारा E0 की बात करूं, E0 ऑक्सीकरण, वो कितना होगा? A2+। और यहां पर होगा E0 अपचयन कितना होगा बच्चों? A2+ से A होगा। और मैंने कहा था कि जो E0 होता है वो सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गया? EMF करता है, E0 नहीं करता। तो यहां का जो E0 होगा और यहां का जो E0 होगा वो दोनों बराबर होंगे? नहीं, अरे इसी का ऑक्सीकरण हो रहा है और इसी का अपचयन हो रहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं हो रहा है कि माइनस E0 यहां क्या होगा? A2+। दोनों समान होंगे, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। ये क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब सुनो आगे की बात। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हमारा अभिक्रिया मतलब हमारा जो समीकरण होता है वो क्या होता है? ई सेल इक्वल टू होता है E0 सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग बेस 10। यहां पर हो गया ऑक्सीकरण और यहां हो गया अपचयन। यही तो होता है बच्चों। क्लियर है? और ई सेल बराबर क्या होता है? ई सेल बराबर होता है इसका प्लस इसका का योग। तो ये तो रहेगा भाई, सेल तो काम कर रही है ना, ये तो रहेगा। लेकिन यहां तो हो गया घपला E0 सेल में। क्या E0 सेल में गड़बड़ी हो गई? क्योंकि E0 सेल जब हम लिखेंगे, E0 सेल कैसे लिखते हैं बच्चों? E0 सेल कैसे लिखते हैं? E0 सेल लिखोगे, वो लिखोगे E0 A से A2+, फिर माइनस E0 A+2 से A, प्लस प्लस A2+2A। ये तो लिखोगे, इसी का ऑक्सीकरण और इसी का अपचयन। अरे हाँ है ना? लेकिन इसका मान एक दूसरे के बराबर है? इसका ऑक्सीकरण और इसका अपचयन बराबर है, लेकिन एक का प्लस होगा दूसरे का माइनस होगा, तो घूम फिर के ये वैल्यू कैसे आ जाएगी? इसका मतलब सांद्रता सेल जैसे हमारे पास में आ गया, हम समझ जाएंगे कि E0 सेल 0 हो गया। वो बोले चाहे ना बोले, हमें ये दिमाग में रखना है कि सांद्रता सेल अगर हमारे पास आ गई, यानी कि दोनों जगह पर अगर इलेक्ट्रोड हमारे सेम हो गए या दोनों जगह पर अगर स्थितियां हमारे पास सेम हो गई, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। क्यों? समझ में आ रहा है ना? यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है उसी का विभव। जैसे मान लेते हैं यहाँ जिंक होता, मान लेते हैं यहाँ जिंक होता, तो जिंक का ऑक्सीडेशन करते हैं Zn से Zn+2, कितनी वैल्यू होती है? 0.76। और यहां पर अगर हम अपचयन करते E0 Zn+2 से Zn, तो यहां वैल्यू कितनी होगी? माइनस 0.76। अरे भाई दोनों को जोड़ दो ना, तो 0 ही तो आएगा, थोड़ी कम ज्यादा हो जाएगा। तुम सांद्रता कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। E0 सेल या EMF स्टैंडर्ड EMF जो होता है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। और कंडीशन कहां पर होती है? 1 M के लिए, है ना? बताया था ना मैंने। हाँ, तो यहां हो गया माइनस हो गया 0.0591, यहां कितना हो जाएगा? 2। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर? लॉग बेस 10। अब जरा गौर से देखो, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? ऑक्सीडेशन। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों? रिडक्शन। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया? तो यहां पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो यहां हो गया ये। तो फाइनली अब आपके सामने निकल के आएगा ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग बेस 10। यहां पर हो गया ऑक्सीडेशन और यहां हो गया रिडक्शन। ये रही भाई साहब आपके पास में पूरी कहानी, ये पूरी चीज है। तो पहली बात आपको दिमाग में ये रखनी है कि माइनस है, यहां ध्यान रखना, ये माइनस छूटा नहीं है, ये माइनस यहां लिख दे रहा हूं मैं, अब बड़ा लिख दे रहा हूं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है क्या, कि ये E0 सेल जो होता है वो 0 होता है। ठीक है? अब प्रश्न आता है कि प्रश्न कैसा आता है? ये तो थ्योरी की बात थी, तो चले आगे देखें। तो चलो एक
क्वेश्चन लेके चलते हैं, उससे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक मैंने लिखा Zn 2 प्लस, यहां लिखा Zn 2 प्लस और यहां लिखा Zn, ठीक है। एक ऐसा मैंने लिखा है सेल, यहां पर लिखा है सॉलिड, यहां है सॉलिड, यहां पर सांद्रता C1 और यहां सांद्रता C2। क्वेश्चन में लिखा गया, क्वेश्चन में क्या था, स्वतः प्रक्रम के लिए सही है। क्वेश्चन में था स्वतः प्रक्रम के लिए सही है, ठीक है। तो क्या सही है, ऑप्शन दे लो। C1 का मान C2 से बड़ा होगा, C2 का मान C1 से बड़ा होगा, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, या फिर कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिखा, क्वेश्चन लिखा है Zn से Zn2 प्लस, Zn2 प्लस से Zn, जैसे ही दिखे दिमाग में बैठा लो भैया सांता सेल का हो गया मामला, और सांता सेल का मामला हो गया तो इसका मतलब E नॉट सेल टाइप की वैल्यू हो गई 0। क्लियर है। तो स्वतः प्रक्रम के लिए पूछा गया है, क्या पूछिए, ठीक है, कि किसकी सांता ज्यादा होगी, किसकी सांता कम होगी, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। चलो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि आखिर बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब हम बात करते हैं स्वतः प्रक्रम के लिए, तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी की वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक। अरे बताया था, डेल्टा जी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। और डेल्टा जी अगर ऋणात्मक होता है तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस NFE होता है। तो बेटा ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसका मतलब E जो हम लेंगे, E जो यहां हम लेंगे वो कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। E होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। मतलब जब E धनात्मक हो जाए, EMF ऑफ द सेल धनात्मक हो जाए, तो इसका मतलब स्वतः प्रक्रम होगा। और E नॉट सेल कैसा है, वो तो 0 होना ही होना है। E नॉट सेल कैसा होना है, वो 0 होना ही है। तो चलो शुरुआत करें इसे। तो पहले एक काम पहले करता हूं, शुरुआत करने से पहले एक काम कर लेता हूं, पहले मैं इसकी अभिक्रिया लिख लेता हूं, पहले मैं इसकी अभिक्रिया लिख देता हूं। Zn जैसे दिया गया वैसे ही लिख रहा हूं, ये कितना हो गया, C1। यहां लिख दिया मैंने Zn2 प्लस से Zn, यहां कितना हो गया, सबको समझ में आ गया, यहां C1 और वहां C2 समझ में आ गया सबको, ठीक है। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो बेटा एक बात मुझे बताओ, ये Zn का तो कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ठोस में है। तो लेना देना किसका होगा, इधर वाला और इसका, यानी कि इसका मतलब यहां होगा Zn2 प्लस से Zn2 प्लस, और यहां कितना हो गया C1 और यहां कितना हो गया C2। ये बात समझ में आ गई मुझे, यहां हो गया C1 और वहां हो गया C2। कोई डाउट यहां तक। तो इसका मतलब मैं यहां पर जो लिखने वाला हूं, कहां पर जो अब मैं सेल लिखने वाला हूं, उस सेल में क्या लिखने वाला हूं, बस वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सेल लिखूंगा ई सेल इज इक्वल टू, भैया ये तो 0 होगा, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, गए, माइनस 0.0591 डिवाइड बाई कितना हो गया 2, कोई बात नहीं। यहां हो गया log बेस 10, और यहां क्या लिखूंगा, Zn2 प्लस डिवाइड बाई Zn2 प्लस। समझ लेना इस बात को मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस डिवाइड बाई दिस, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब इधर हो गया C1 और इधर हो गया, समझ गए, खेल खत्म, सॉल्व क्वेश्चन। कैसे, यहां माइनस है आगे, तो ये हो गया माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, यहां हो गया log बेस 10 C1 अपॉन C2, है ना। मुझे इसको पॉजिटिव लाना है, स्वतः प्रक्रम के लिए इसको मुझे पॉजिटिव लाना है,
तो मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा, यानी कि इसका मतलब ये ऊपर ले जाना पड़ेगा, ये नीचे, तो यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा। या एक काम करो, पहले इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10, यहां हो गया C2 डिवाइड बाई C1। तो भाई साहब C2 डिवाइड बाई C1 से कहानी बनेगी। तो ये अगर पॉजिटिव लाना है तुम्हें, तो C2 की वैल्यू को C1 से बड़ा करना ही पड़ेगा। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से बड़ी होगी। समझ गए बात को? तभी तो बनेगी बात, तभी तो पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। तो C2 इज ग्रेटर देन C1, ये हमारा ऑप्शन है। आया समझ में? क्लियर हुआ? सोच पाए थे इस क्वेश्चन के बारे में कि ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा? चलो और क्वेश्चन देता हूं, एक और क्वेश्चन। H2 से H प्लस आयन, H प्लस आयन से H2, सेम क्वेश्चन है, यहां C1 यहां C2। ये भी बेटा एक कंसंट्रेशन सेल है। अब यहां क्या हुआ है देखो, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड लगा दिए दोनों जगह पर, समझिएगा बात को, दोनों जगह पर हाइड्रोजन के ही इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, इधर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, इधर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, लेकिन कंसंट्रेशन कैसे करना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा। वही क्वेश्चन है। अब मैं आपसे पूछूं स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होगा, अब आप सोच के बता दो, अब आपका दिमाग चलना पड़ेगा। तो स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होगा, सोच के देखो, है वही कंडीशन है, H2 से H प्लस आयन है। बोलो बच्चों, यहां लिख दे रहा हूं, H2 से क्या लिख दिया मैंने, 2H प्लस आयन। यहां क्या कर दिया, 2H प्लस आयन से H2, यहां कंसंट्रेशन C1, यहां कंसंट्रेशन C2, दोनों को जोड़ दो, यहां क्या होगा 2H प्लस आयन, यहां होगा 2H प्लस आयन, ये हो गया C1, ये हो गया C2, तो C1 डिवाइड बाई C2 होगा, और फिर पलटना पड़ेगा। तो इसका मतलब ई सेल इज इक्वल टू, पलटना पड़ेगा 0.0591 डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक, लॉग बेस 10। अब यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा C2 बाई C1। कैसे पलट दिया ना मैंने, पहले क्या था C1 बाई C2 होगा, आगे माइनस लगा था। अरे भाई ये समझ में आ रहा है ना, यही तो है, C1 बाई C2 यही तो आ रहा था, घुमा दिया उसने अपन ने, लो यहां कर दिया, तो क्या हो जाएगा C2 बाई हो जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्वतः के लिए क्या करना पड़ेगा, C2 इज ग्रेटर देन, है ना सिंपल। अरे लॉजिक समझ में, पहले समझ लो इसको, देखना बाद में, पहले समझ लो। समझ में आ गई बात, क्लियर हुआ, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, अब सुनो और क्या क्या दिमाग में लग सकता है, और क्या क्या लग सकता है। H2 से H प्लस आयन, H प्लस आयन से H2। अब मैं एक काम और कर रहा हूं, सुनिएगा, जितने केसेस है सारे केसेस समझ लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। और नींद आ रही है तो जगाओ नींद, पानी मारो मुंह पे, और कुछ नहीं मिल रहा है तो पत्थर मारो, दीवार पे मारो, कुछ भी करो। अब मैंने यहां क्या कर दिया बच्चों, यहां पर मैंने अब खेल कर दिया है प्रेशर के साथ, क्योंकि गैस है तो प्रेशर का टर्म भी तो होगा। कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लिया, डिफरेंट प्रेशर ले लिया, और कंसंट्रेशन को मैंने सेम कर दिया, प्रेशर डिफरेंट कर दिया, कंसंट्रेशन सेम कर दिया। समझ गए बात को? अब ये बात तो थोड़ी सी अलग टाइप की हो गई कि यहां पर वही बात है, स्वतः प्रक्रम के लिए फिर वही बात चल रही है, स्वतः प्रक्रम के लिए बताओ कोई परिवर्तन, कुछ नया सोच पा रहे हो, ऐसा कुछ नया होना है यहां पे? नहीं, फिलहाल कुछ नया नहीं होना है, बस रिएक्शन पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को। अरे हाँ है ना, ध्यान रखना पड़ेगा, समझो रिएक्शंस के लिए। H2 से 2H प्लस आयन, यहां P1 होगा, और 2H प्लस आयन से H2, यहां P2 होगा। यही तो होगा, यहां P1 और वहां P2। तो यहां पर इसको सॉल्व कर, ये हट जाएगा, H2 से H2 हो गया, यहां P2 हो गया, और यहां P1 हो गया।
रिएक्शन के फॉर्मेट को देखो आप, रिएक्शन का फॉर्मेट क्या है, S2 से S2, यहां P1 और वहां P2, क्लियर है। तो क्वेश्चन वैसे ही जाएगा जैसे पहले सॉल्व किया था, ई सेल इज इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2, क्लियर है। यहां हो गया log बेस 10, यहां हो जाएगा P2 डिवाइड बाई, आया समझ में, P2 डिवाइड बाई, कोई डाउट यहां तक, P2 डिवाइड बाई P1, क्लियर। और P2 डिवाइड बाई P1 हुआ तो इसको पलट दो, क्या करेंगे, प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10 P1 बाई P2। तो बेटा स्वतः प्रक्रम के लिए क्या करना पड़ेगा, स्वतः प्रक्रम के लिए P1 ग्रेटर देन, आया समझ में, क्लियर हो रहा है, पॉइंट क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, कहां कहां पर वो क्वेश्चंस बना सकता है। तो कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ गया और प्रेशर टर्म समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, चलो सब लोग ट्राई करेंगे पहले इसको, सब लोग ट्राई करें, सब लोग ट्राई करें। स्वतः प्रक्रम के लिए, चलो जल्दी जल्दी रफ में ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है Cl2 से Cl माइनस, Cl माइनस से Cl2। अब आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे और सॉल्व करके आप क्या लिख रहे होगे, Cl2 से 2Cl माइनस, ये लिख रहे हो, क्लियर। यहां पर आपने इसका कंसंट्रेशन लिख लिया, यहां लिखा 2Cl माइनस से Cl2, यहां पर आपने इसका कंसंट्रेशन लिख लिया। लेकिन आप एक चीज भूल गए हो, आप एक चीज भूल रहे हो, ये रिडक्शन हो रहा है यहां और यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेफ्ट हैंड में रिडक्शन और राइट साइड में ऑक्सीडेशन, ये लिखने का तरीका था। जबकि होता क्या है, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन, राइट में रिडक्शन, है समझ में। तो ऐसा नहीं आंख बंद करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आंख खोल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना पड़ेगा, आंख खोलनी पड़ेगी, इसको रिवर्स लिखना पड़ेगा, इसको रिवर्स लिखना पड़ेगा 2Cl माइनस से Cl2, और इसको रिवर्स लिखना पड़ेगा Cl2 से 2Cl माइनस। यहां लेना पड़ेगा C2, वहां लेना पड़ेगा C, यहां हो गया C2, यहां हो गया C, हटा दो इसको। तो 2Cl माइनस 2Cl माइनस, दैट्स मीन C2। तो अब समझ में आ गया C2 डिवाइड बाई C1, अब आया समझ में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा जो भी हम सॉल्व कर रहे थे, माइनस का प्लस करके 0.0591 डिवाइड बाई 2 log बेस 10 C1 डिवाइड बाई C2। तो ई सेल, ई नॉट सेल, सॉरी क्या लिखा, ई सेल, एक मिनट, ई सेल ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है, तो यानी कि इसका मतलब हो गया, समझ में आया कि नहीं है। अब कुछ लोग इसको क्वेश्चन को अलग टाइप भी सोच कर लेते हैं, वो कहते हैं अच्छा ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको उठा के इधर पटक देते हैं, इसको उठा के इधर पटक देते हैं, ऐसा भी किया था, सोच सकते हो। तो ऐसा नहीं करना है, जो जिधर लिखा है उधर ही रखना है, समझ में आ गया नहीं है। जो जिधर है, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो सेल को लिखने का तरीका होता है कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन, राइट पे रिडक्शन, तो बस इसको इंटरचेंज करना है और कुछ नहीं करना है। मतलब जो चीज यहां लिखी हुई है
जो आपने सेल यहां बनाया है उसको रिवर्स कर देना है। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? तो बेसिकली 3 जगह पर कंसंट्रेशन शेल मिलता है, या तो कोई मेटल के फॉर्म में निकलेगा, या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में निकलेगा, या फिर क्लोरीन के। इसी पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहां तक?